अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मंसूर वॉइस। पेशे खिदमत है हातिम ताई सीरीज़ की अगली कहानी खामोश पिस्तौल, पहला हिस्सा। आग के शोले ऊपर को बुलंद हो रहे थे। दरख्त के निचले हिस्से को आग लगी हुई थी। अब आग ऊपर वाली टहनियों को अपनी लपेट में लेने लगी। काला सांप सबसे ऊपर वाली टहनी से चिमटा हुआ था। जब आग के शोले उसको छूने लगे तो उसने एक दरख्त को देखा जो चंद कदमों के फासले पर था। यह सांप की जिंदगी और मौत का मामला था। उसने अपनी सारी ताकत को अपने जिस्म में जमा किया और फिर पूरी ताकत के साथ एक जस्त लगाई और आग के शोलों के ऊपर से होता हुआ दूसरे दरख्त की टहनियों में जा गिरा। वहां एक टहनी से चिमट गया। टहनी उसे लेकर नीचे झूल गई। सांप आग से बच गया था। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और दरख्त पर से रेंगता हुआ नीचे उतर आया। आदमखोर हबशी दूसरी तरफ सांप को तलाश करते फिर रहे थे। उस वक्त आदमखोर सरदार आदमखोरों के दरमियान था। ये मौका नहीं था। सांप खामोशी से एक तरफ हटकर छुप गया। उसने सरदार की यह आवाज़ सुन ली थी कि मुझे तिलिस्मी सांप की बू आ रही है। इसका मतलब था कि वो उसकी बू को महसूस कर सकता था। ये बात काले सांप के रास्ते की रुकावट साबित हो रही थी। सांप ने सोचा कि उसे ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि जिससे उसके जिस्म की बू निकलना बंद हो जाए। उसको ख्याल आ गया कि अगर कोई सांप किसी मगरमच्छ के ऊपर से गुजर जाए तो उसके सांप की बू 24 घंटों तक के लिए बंद हो जाती है। काला सांप वहां से दलदलों वाले हिस्से की तरफ चल पड़ा। वो जानता था कि दलदलों के पास मगरमच्छ जरूर बैठे होंगे। वो ढलान उतरकर एक जगह आ गया जहां एक दलदल का छोटा सा टुकड़ा फैला हुआ था। उस दलदल में से हल्की हल्की भाप उठ रही थी। दलदल खुद बखुद ऊपर को उठ रही थी और उसमें से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। ये दलदल ऐसी थी कि अगर आदमी इसके अंदर गिर जाए तो फिर उसे सिवाय खुदा के दूसरा कोई नहीं बचा सकता था। काले सांप ने दलदल के किनारे किनारे चलना शुरू किया। एक जगह उसे जमीन उभरी हुई नजर आई। करीब जाकर देखा कि ये एक मगरमच्छ था जो दलदल के पास ही अपना मुंह जमीन पर रखे बेसुध पड़ा था। असल में वो शिकार की तलाश में था कि जंगल का कोई जानवर, दरिंदा या इंसान उस दलदल में आकर फंसे और वो उसे जल्दी से हड़प कर जाए। सांप के लिए ये एक सुनहरी मौका था। वह मगरमच्छ के पहलू की तरफ से रेंगता हुआ आया और मगरमच्छ के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ उतर गया। मगरमच्छ को एहसास भी ना हुआ। दूसरी तरफ आते ही सांप के जिस्म की बू 24 घंटों के लिए गायब हो गई। यानी अब कोई बड़े से बड़ा सुपेरा भी काले सांप की बू को नहीं सूंघ सकता था। वो आदमखोर सरदार की झोंपड़ी की तरफ चला। उस वक्त भी आदमखोर झोंपड़ी में नहीं आया था। काला सांप सरदार की झोंपड़ी में जाकर एक कोने में छुप गया। कोई 15-20 मिनट के बाद आदमखोर सरदार झोंपड़ी में दाखिल हुआ। उसने झोंपड़ी का पर्दा गिराया और एक सुराही से पानी निकालकर घटाघट पीने लगा। पानी पीने के बाद दरी पर लेट गया। कुछ मिनट के बाद आदमखोर सरदार के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। काला सांप चुपके से कोने में से निकलकर आदमखोर सरदार के करीब आ गया। सरदार बेसुध सो रहा था। उसकी उंगली में अमारा की अंगूठी मौजूद थी। सांप ने सोचा कि अब देर नहीं करनी चाहिए। चुनाचे सांप ने पूरी आग की ताकत से सरदार की उंगली पर फूंक मार दी। सरदार का हाथ जलकर 1 सेकंड में राख हो गया। वो चीख मारकर उछला। अंगूठी दरी पर पड़ी थी। सांप ने अंगूठी मुंह में पकड़ी और बाहर की तरफ भागा। सरदार सख्त तकलीफ में तड़प रहा था। अब वो हैरान था कि उसका हाथ किसने आग में जला दिया। वहां उसे सांप भी नजर न आया क्योंकि झोंपड़ी में अंधेरा था। आदमखोर अपने सरदार की चीख सुनकर झोंपड़ी की तरफ दौड़े, मगर इतनी देर में सांप उनकी बस्ती से निकलकर घाटी में उतर चुका था। घाटी में उतरने के बाद सांप पहाड़ी नाले के साथ साथ रेंगने लगा और फिर पहाड़ी चट्टान के गार में पहुंच गया। सांप को देखकर हातिम और अमारा की जान में जान आई। जब उसके मुंह में अंगूठी देखी तो अमारा खुशी से चीख कर बोली, हातिम, वो अंगूठी ले आया है। काले सांप ने अंगूठी अमारा के सामने डाल दी और बोला, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक जान बचा कर आया हूँ। फिर उसने सारी दास्तान सुनाई कि उस पर क्या गुजरी थी। अमारा ने सांप का दिल से शुक्रिया अदा किया। हातिम बोला, मेरी ताकत तो अभी तक वापस नहीं आई। तुम अंगूठी की ताकत को आजमा कर देखो। अमारा ने अंगूठी उंगली में पहनकर दूसरे हाथ की हथेली से रगड़ा। वो एकदम से गायब हो गई। उसने खुश होकर कहा, हातिम, अब मैं सब काम कर सकती हूँ। और ये कहकर उसने अंगूठी को एक बार फिर रगड़ा तो वो सामने जाहिर हो गई। हातिम ने सांप से कहा, दोस्त, हमारे दोनों मिशन मुकम्मल हो गए हैं। अब हमें इस मुल्क से निकल जाना चाहिए ताकि कोई दूसरा मिशन शुरू कर सकें। सांप बोला, मुझे अफसोस है हातिम कि मैं अब तुम्हारे साथ न जा सकूंगा, क्योंकि अजल नाग ने मुझे वहीं बता दिया था कि मुझे उसकी खिदमत में बाकी जिंदगी बसर करनी है। अमारा और हातिम को सांप से बिछड़ने का अफसोस हुआ। वो दोनों जानते थे कि अजल नाग के हुक्म को सांप हरगिज नहीं टाल सकता। अमारा ने कहा, दोस्त,
तुम हमें बहुत याद आओगे। हातिम बोला, हम जहाँ कहीं भी होंगे तुम्हें ज़रूर याद किया करेंगे। सांप ने कहा, मुझे इस बात की खुशी होगी कि तुम में से किसी ने मुझे याद किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यहाँ से दूसरे जंगल के दरिया पार से मैं अजलनाग के पास चला जाऊँगा। अमारा और हातिम ताई ने सांप को बड़ी मोहब्बत और जज्बात के साथ रुखसत किया। सांप चला गया तो अमारा बोली, अब हमें भी अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत की तरफ कूच करना होगा। और वो दोनों गार से निकलकर कस्बे की तरफ रवाना हो गए। कस्बे से उन्होंने खच्चर लिए और उस बड़े कस्बे में आ गए जहाँ से उन्हें लॉरी लेनी थी। रात गहरी हो जाने की वजह से लारी अड्डा खामोश पड़ा था। दोनों दोस्तों ने बाकी की रात वहीं लारी अड्डे पर ही गुजार दी। सुबह सुबह पहली लॉरी में बैठकर वो दारुल हुकूमत की तरफ चल पड़े। दारुल हुकूमत में वो सुबह के वक्त पहुंचे और सीधे एक होटल में आ गए। यहाँ उन्होंने एक कमरा लिया और गुसल वगैरह करके कपड़े तब्दील किए। दोपहर के वक्त हातिम ताई एक बाग में से गुजर रहा था कि पीछे से एक आदमी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हातिम ने पलट कर देखा, उसके पीछे एक उधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके हाथ में थैला था। हातिम ने कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? उधेड़ उम्र आदमी कहने लगा, हातिम, मैं एजेंट नंबर 15 हूँ और तुम्हारे लिए एक ख़ास पैगाम लाया हूँ। इसी वक्त अपने सिफारत खाने जाओ, वहाँ तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। उन्हें मालूम हो गया है कि तुम यहाँ पहुँच चुके हो। हातिम ने अभी जवाब दिया ही ना था कि उधेड़ उम्र आदमी वहाँ से आगे निकल गया। हातिम ताई ने वापस होटल में आकर अमारा को ये बात बताई। अमारा बोली, मेरा ख्याल है वो अपना ही एजेंट था, फिर भी हमें एहतियात से काम लेना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अमारा ने अंगूठी हथेली पर रगड़ी और गायब हो गई। हातिम ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रहना। अब मैं सिफारत खाने की तरफ जाता हूँ। वो एक टैक्सी में बैठकर अपने सिफारत खाने आ गया। उसका नाम सिफारत खाने के गेट पर पहुंचा दिया गया। हातिम के आते ही उसे उसी वक्त अंदर सिफारत खाने के फौजी अताशी के पास पहुंचा दिया गया। फौजी अताशी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और हातिम से कहा, तुम्हारे साथ हमारा भी थी, वो कहाँ है? अब चूंकि वो अपने सिफारत खाने में थे इसलिए हमारा को गायब रहने की ज़रूरत नहीं थी। वो जाहिर हो गई और बोली, मैं आपके सामने हूँ। फौजी अताशी ताज्जुब से हमारा को तकने लगा, तुम गायब भी हो जाती हो। हमारा ने कहा, यह आपने अपनी आंखों से देख लिया है। मेरे पास एक ख़ास मंत्र है जिसकी मदद से मैं गायब हो जाती हूँ। फौजी अताशी बोला, ये ताकत तुम्हारे अगले मिशन में बड़े काम आएगी। अब तुम अपने अगले मिशन के लिए अपने आप को तैयार कर दो। यह मिशन भी कोई आसान मिशन नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। हातिम ने पूछा, आप बताएं कौन सा मिशन है? हम अपने वतन पाकिस्तान की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हैं। अताशी ने दराज में से एक छोटा सा नीला कागज़ निकालकर उसे खोला और हातिम और अमारा के सामने रखते हुए कहा, यह इसराइल की एक जेल का नक्शा है। यहूदियों ने फ़लस्तीन की तंजीम आज़ादी PLO के एक मुसलमान अरब मुजाहिद हमज़ा को इस जेल में कैद में डाल रखा है। हमज़ा को सख्त अजियतें दी जा रही हैं और उससे बाज़ राज उगलवाने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें हर हालत में उस फ़लस्तीनी मुजाहिद हमज़ा को इसराइली यहूदियों की कैद से निकालकर मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मौजूद अपने सिफारत खाने में पहुंचाना है। मुझे उम्मीद है कि तुम यह मिशन कामयाबी से पूरा कर सकोगे। हमारा ने कहा कि आपके पास फ़लस्तीनी मुजाहिद हमज़ा की कोई तस्वीर है? अताशी ने दूसरे दराज की एक फ़ाइल ही से हमज़ा की एक तस्वीर निकालकर अमारा और हातिम को दिखाई। उस तस्वीर में एक नौजवान अरब मुजाहिद हाथ में राइफल लिए खड़ा था। उसकी छोटी छोटी काली दाढ़ी थी और सर पर उसने मुजाहिदों वाला रुमाल लपेट रखा था। हातिम और अमारा ने तस्वीर को गौर से देखकर हमज़ा की शक्ल अपने जहन में बिठा ली। अताशी कहने लगा, तुम अगर चाहो तो ये तस्वीर अपने साथ ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तस्वीर साथ ले जाने का मशवरा नहीं दूंगा। इससे कुछ मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। बेहतर यही है कि तुम मुजाहिद हमज़ा की शक्ल याद कर लो। हातिम बोला, तस्वीर ले जाने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें यह शक्ल अच्छी तरह याद हो गई है, हम इसे हर हुलिये में पहचान लेंगे। फौजी अताशी ने जेल के नक्शे की तफसील बताते हुए कहा, यहूदियों ने इस जेल में सख्त हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं। कोई गैर आदमी इस जेल में दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ जगह जगह क्लोज सर्किट TV कैमरे और रडार लगे हैं जो गैर आदमी के आते ही खतरे का सायरन बजा देते हैं। अमारा कहने लगी, लेकिन मैं गायब होकर आसानी से जेल के अंदर जा सकूंगी। अताशी ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक बात का हमें डर है। वो कौन सी बात है? हातिम ताई ने पूछा। फौजी अताशी बोला, हमें बताया गया है कि इस जेल के गेट और इसके चेकिंग पॉइंट पर अमेरिका से हासिल किया एक ऐसा आला नस्ब किया गया है कि अगर कोई साया भी वहाँ से गुजरे तो उस आले का एक खास बटन रोशन हो जाता है और इसके साथ ही वहाँ ऐसी एटमी ताबकारी की शुआएं फैल जाती हैं जो किसी नज़र आने वाले जिंदा इंसान को तो कुछ नहीं कहती, मगर साए या नज़र ना आने वाली शय को जलाकर वहीं राख कर डालती हैं।
अमारा ने सवाल किया, मगर यह अल्लाह गैबी शय को कैसे देख लेता है? फौजी अताशी ने कहा, वो किसी भी इंसानी साई या गैबी जिस्म की शुआओं को पकड़ लेता है। इस दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें से शुआएं खारिज ना होती हों। बस यही एक रुकावट तुम्हारे रास्ते में है। हातिम ने कहा, खुदा हमारी मदद करेगा। आप हमें दूसरी तफसीलात बताएं कि यहाँ पुलिस वगैरह की नफरी कितनी है। अताशी ने बताया, यहाँ पुलिस बिल्कुल नहीं है, चूँकि इस कैद खाने में आज़ादी फ़लस्तीन की तंजीम का एक बहुत अहम मुजाहिद कैद है, इसलिए वहाँ चारों तरफ बाहर और अंदर यहूदी फ़ौज का पहरा है। यहूदी फ़ौज ने इस जेल खाने को अपने कंट्रोल में ले रखा है। बाकी उनके मोर्चे जेल में कहाँ कहाँ हैं, ये तुम्हें वहाँ जाकर खुद मालूम करना होगा। हातिम कहने लगा, ये जेल खाना इसराइल के दारुल हुकूमत से कितनी दूर है? अताशी ने कहा, यह जेल खाना दारुल हुकूमत में नहीं है, बल्कि यरूशलेम में है। यरूशलेम से 7 किलोमीटर बाहर दुरै उर्दन के पास एक मैदान में वाक़ई है और इसकी चारों जानिब खारदार तार की दीवार खड़ी कर दी गई है। हातिम और अमारा गौर से नक्शे को देखने लगे। अताशी ने कहा, एक बात तुम्हारे हक में जाती है कि तुम दोनों अरबी और इब्रानी ज़ुबानें रवानी से बोल लेते हो। दूसरा ये भी बात है कि यरूशलेम के इलाके में मुसलमान अरब आबाद हैं, तुम उनसे भी वक्त पड़ने पर मदद हासिल कर सकते हो। अमारा ने गहरा सांस लेकर कहा, हमें कहाँ से अपने मिशन को शुरू करना होगा? फौजी अताशी उन्हें दूसरे कमरे में ले गया और फिर सारा तरीक़ेकार समझा दिया। उसी रोज़ हातिम और अमारा के 2 इसराइली पासपोर्ट तैयार कर दिए गए। अमारा का नाम नादिया और हातिम का नाम जोसेफ पासपोर्ट में दर्ज था। उन्हें इसराइल के बाशिंदे और मियाँ बीवी जाहिर किया गया, जो सैर व सियाहत के दिन अमेरिका में गुजारने के बाद वापस अपने वतन इसराइल जा रहे थे। अताशी ने उन दोनों को पतलूने, सूट और अमरीकी और इसराइली डॉलर भी दिए। सफरी थैलों में उनका कुछ सामान भी बंद कर दिया और कहा, तुम दोनों को यह मिशन अकेले ही सर अंजाम देना होगा। वहाँ इसराइल में हमारा कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। तुम्हें हर मुश्किल खुद ही हल करनी होगी और हर मसले पर खुद ही काबू पाना होगा। हातिम बोला, इसकी आप फिक्र न करें, इस नेक मिशन में खुदा हमारी मदद करेगा। हमें कहाँ से इसराइल के मुल्क में दाखिल होना होगा? अताशी ने कहा, यहाँ से हम अपने खास हवाई जहाज़ में तुम दोनों को ब्राज़ील पहुँचाएंगे। वहाँ से तुम खुद ही दूसरी फ्लाइट में बैठकर इसराइल जाओगे। इसके बाद हमारा तुमसे कोई राब्ता नहीं रहेगा, क्योंकि इसराइल में हमारा कोई सिफारत खाना भी नहीं है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इंशाअल्लाह फ़लस्तीनी मुजाहिद हमज़ा को साथ लेकर मिस्र पहुँचोगे। अमारा ने कहा, इंशाअल्लाह। दोनों ने कपड़े तब्दील कर लिए। दोनों जैकेट और पतलून में मलबूस थे। दोनों के लिबास मगरबी थे। अमारा बिल्कुल यहूदी औरत लग रही थी, हातिम भी यहूदी ही लग रहा था। फौजी अताशी दूसरे दिन उन्हें अपने खास तैयारे में बिठाकर ब्राज़ील ले आया। यहाँ वो उन्हें एयरपोर्ट पर खुदा हाफिज़ कहकर वापस चला गया। अमारा और हातिम दोनों ब्राज़ील के एयरपोर्ट के बाहर खड़े थे। अमारा ने कहा, हमें यरूशलेम तक के लिए 2 टिकट खरीद लेने चाहिए। हातिम बोला, ठीक है, तुम भी मेरे पास आओ। दोनों ने पासपोर्ट दिखाकर ब्राज़ीलिया से इसराइल के शहर यरूशलेम तक के 2 टिकट खरीद लिए और सीटें भी बुक करवा लीं। वो लाउंज में आकर बैठ गए। जहाज़ के उड़ने में अभी 2 घंटे बाकी थे। अमारा और हातिम साथ साथ बैठे थे। उनके सामने वाली कितार में एक भारी बतन का एक सूट बूट वाला आदमी बैठा सिगार पी रहा था और कभी कभी हातिम और अमारा को देख लेता। अमारा ने कहा, हातिम, सामने वाले सोफे पर बैठा शख्स मुझे कुछ मशकूक लगता है। वो हमें बड़े गौर से देख रहा है। हातिम ने सर खुजाते हुए मोटे यहूदी को देखा। मोटे यहूदी ने जल्दी से नजरें दूसरी तरफ कर लीं। इस हरकत से हातिम को भी शक हुआ कि यह ज़रूर यहूदी CID का आदमी है। उसने अमारा से कहा, घबराने की कोई बात नहीं, वैसे यह शख्स मुझे यहूदी इसराइली महकमा जासूसी का आदमी लगता है। अब जो होगा देखा जाएगा, इससे भी निमट लेंगे। थोड़ी देर बाद स्पीकर पर ऐलान हुआ कि यरूशलेम जाने वाले मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो जहाज़ पर तशरीफ़ ले आएं। दूसरे मुसाफिरों के साथ हातिम और अमारा भी अपने अपने सफरी थैले उठाकर गेट से गुजरकर बस में बैठे और बस ने उन्हें बहुत बड़े जंबो जेट तैयारे के पास पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ा जहाज़ था, सफ़र भी बहुत लंबा था। हातिम और अमारा के पासपोर्ट इसराइली थे। वो बेफिक्री से साथ साथ बैठे थे। हातिम अखबार पढ़ रहा था। जहाज़ के इंजन स्टार्ट हुए। जहाज़ रनवे पर आकर एक जगह रुक गया। फिर उसके चारों इंजन स्टार्ट कर दिए गए और वह पूरी रफ्तार से रनवे पर भागता हुआ परवास कर गया। रात के 10 बजे रास्ते में वाशिंगटन और रूम ठहरता हुआ इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबैब के एयरपोर्ट पर उतर गया। अमारा और हातिम जहाज़ से उतरकर सीधे लाउंज में आकर बैठ गए। अमारा ने कहा, वो मोटा यहूदी भी इसी जहाज़ में सवार था। हातिम,
और मेरा ख्याल है कि वो हमारा पीछा करेगा। हातिम ने कहा, मुझे मालूम है, मैंने उसे जहाज में सवार होते देख लिया था, इसीलिए मैं लाउंज में बैठ गया हूँ। हमें यह सोचना है कि इस वक्त कहाँ जाएंगे, क्योंकि अगर हमने किसी होटल में कमरे किराए पर लिए तो उस जासूस को यकीन हो जाएगा कि हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, क्योंकि अगर हम यरूशलेम के रहने वाले हैं तो हमें अपने मकान पर जाना चाहिए। हमारा ने कहा, तो फिर इस यहूदी से छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। यही एक तरीका बाकी रह गया है, यह हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। हातिम किसी सोच में गुम था, कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, चलो इससे छुटकारा हासिल करती हैं। हातिम ने चोरी आंख से देखा। मोटा यहूदी भी लाउंज में एक जगह बैठा हातिम और अमारा की बराबर निगरानी कर रहा था। हातिम और अमारा उठे और लाउंज से बाहर आ गए। हातिम ने कहा, हम टैक्सी लेकर जाएंगे, यह शख्स ज़रूर हमारा पीछा करेगा। अगर इसने पीछा ना किया तो ठीक है, अगर हमारे ताक़ुब में ये भी टैक्सी लेकर आया तो फिर हम इसको किसी जगह ठिकाने लगा देंगे। एक टैक्सी उनके पास आ गई। हातिम और अमारा उसमें बैठ गए। यरूशलेम के सारे बाजारों और होटलों के बारे में फौजी अताशी ने हातिम को सारी मालूमात बता दी थी। हातिम ने टैक्सी वाले से कहा, गाज़ा होटल की तरफ चलो। गाज़ा होटल के बारे में हातिम को बताया गया था कि यह होटल यरूशलेम शहर के बाहर एक छोटी सी पहाड़ी पर वाक़ है। हातिम ने शीशे में देखा कि मोटा यहूदी उनके पीछे पीछे बाहर आया। उसने भी एक खाली टैक्सी रुकवा ली और ड्राइवर से बातें करने लगा। जब हातिम और अमारा की टैक्सी चली तो मोटा यहूदी भी टैक्सी में उनके पीछे लग गया। हातिम ने अमारा को सरगोशी में कहा, वो हमारा ताक़ुब कर रहा है। अमारा ने धीमी आवाज़ में कहा, अब ये बात साबित हो गई है कि ये यहूदी जासूस है और इसे हम पर जासूस होने का शक हो गया है। टैक्सी एयरपोर्ट की हदूद से निकलकर यरूशलेम के शहर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। अभी गाज़ा होटल दूर था। रास्ते में एक वीरान सी जगह आ गई। यहाँ अंधेरे में खजूरों का एक बाग था। हातिम ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, इस बाग के बाहर टैक्सी रोक दो, हम यहाँ अपने चचा से मिलकर आगे जाएंगे। यहूदी ड्राइवर ने कहा, सर मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। हातिम ने कहा, तुम्हें इंतज़ार करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हो सकता है हम रात चचा के पास ही गुजारें। हातिम और अमारा ने टैक्सी छोड़ दी। उनके पीछे कुछ फासले पर यहूदी जासूस ने भी टैक्सी रोक ली और उतर गया। हातिम और अमारा खजूरों के बाग में दाखिल हो गए। खजूरों का बाग रात के अंधेरे में वीरान पड़ा था। वहां कोई आदमी नहीं था। खजूर के दरख्तों के दरमियान एक रास्ता सामने एक बारादरी की तरफ चला गया। हातिम ने कहा, हम बारादरी के पीछे जाएंगे। अमारा ने पीछे मुड़कर देखा। मोटा यहूदी भी बाग में दाखिल होकर उनके पीछे पीछे चला रहा था। अमारा गुस्से से बोली, इस कमबख्त की मौत इसे यहाँ खींच कर ले आई है। हातिम ने कहा, अब यह खुद मौत के मुंह में चला रहा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। इसकी मौत का वक्त आ गया है। बारादरी के पीछे पहुंचते ही प्रोग्राम के मुताबिक अमारा अंगूठी रगड़ने के बाद गायब हो गई। यहूदी जासूस ने जेब से पिस्तौल निकाल लिया। जब उसने हातिम और अमारा को बारादरी के पीछे जाते देखा तो वो तेज तेज कदमों से दरख्तों के पीछे से होता हुआ बारादरी की तरफ निकल आया और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अमारा गायब थी मगर वहीं मौजूद थी। हातिम को अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की ज़रूरत नहीं थी। वो यहूदी जासूस को दीवार के पीछे छुपा साफ देख रहा था। ये यहूदी इसराइल की इंटेलिजेंस यानी सरकारी महकमा जासूसी का बड़ा मशहूर जासूस था। इसे ब्राज़ील ही में हातिम और अमारा पर शक हो गया था कि ये गैर मुल्की एजेंट हैं और किसी खतरनाक मिशन पर इसराइल जा रहे हैं। उसने बुकिंग ऑफिस से मालूम कर लिया कि ये दोनों इसराइल के शहर यरूशलेम जा रहे हैं। चुनाचे वो उनके पीछे लग गया। हातिम ताई ने अभी अमारा को हमला करने के बारे में कुछ नहीं कहा था कि अचानक यहूदी जासूस पिस्तौल तानकर हातिम के सामने आ गया और अंग्रेजी में बोला, अपने आप को मेरे हवाले कर दो और वापस बाग के बाहर टैक्सी में चलो। तुम्हारी बीवी कहाँ है? हातिम ताई ने पूछा, भाई तुम हमें किस खुशी में गिरफ्तार कर रहे हो और तुम कौन हो? यहूदी जासूस बोला, ये सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा। चुपके से मेरे आगे आगे चलो और ये बताओ कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। हातिम ने इधर उधर देखकर कहा, मेरे साथ तो कोई बीवी नहीं है, मैं तो अकेला यहाँ आया हूँ। यहूदी जासूस ने गुस्से में कहा, मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुमने अपनी जासूस बीवी के बारे में ना बताया कि वो कहाँ है तो मैं गोली चलाकर तुम्हें इसी जगह ढेर कर दूंगा। हातिम ने मुस्कुरा कर कहा, भाई क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? तुम्हारी भलाई इसी में है कि पिस्तौल मुझे दे दो और यहाँ से वापस चले जाओ। यहूदी जासूस की मौत उसके सर पर मंडला रही थी। उसका आखिरी वक्त आ गया था। यहूदी ने गिनती गिननी शुरू कर दी। पहले 1 कहा, फिर 2 कहा। हातिम ने एक बार फिर उसे रोक दिया और कहा, अब भी वक्त है, यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ। मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि तुम मौत के जाल में फंस चुके हो। मगर यहूदी बिल्कुल ना समझ सका कि हातिम क्या कह रहा है।
उसने 2 के बाद 3 कहा और जब हातिम ने कुछ ना बताया तो उसने पिस्तौल का फायर कर दिया। अमारा उसके करीब ही खड़ी ये सारा ड्रामा देख रही थी। वो जानती थी कि हातिम पर गोली का असर नहीं होगा। यहूदी जासूस के पिस्तौल में से गोली निकलकर हातिम के सीने पर लगी और उसके सीने के पार हो गई। हातिम अपनी जगह पर खड़ा रहा। यहूदी जासूस ने दूसरा, तीसरा और फिर चौथा फायर कर दिया। बाकी की 3 गोलियां भी यहूदी जासूस की आंखों के सामने हातिम के सीने से गुजर गईं। उसके ख्याल में हातिम को खून में लथपथ होकर वहीं गिर जाना चाहिए था, मगर हातिम बड़े इत्मीनान से वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। अब तो यहूदी परेशान हो गया। हातिम ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम यहां से चले जाओ तो तुम्हारे हक में अच्छा होगा, मगर अब तुम्हारा वक्त गुजर गया है। तुमने मुझ पर 3 गोलियां चलाकर एक तरह से मुझे कत्ल कर दिया है। ये मेरी ताकत है कि मैं मरा नहीं, वरना तुमने तो अपनी तरफ से मुझे मार दिया है। इस तरह से तुम कातिल हो, मेरे कातिल हो, और कातिल को कानून के मुताबिक सजा जरूर मिलनी चाहिए। यहूदी जासूस ने घबराहट में पिस्तौल की बाकी की गोलियां भी हातिम ताई पर फायर कर दी, मगर उनका भी हातिम पर कोई असर ना हुआ। तुमने नाहक अपनी गोलियां जाया की, अब मेरे कत्ल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर हातिम ने अमारा को आवाज़ दी, अमारा ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूँ हातिम। यहूदी मोटे ने अमारा की आवाज़ सुनी तो घबराकर अंधेरे में चारों तरफ देखने लगा। उसे अमारा कहीं नजर नहीं आ रही थी। हातिम ने कहा, यह तुम्हारी मौत की आवाज़ थी, और मौत कभी किसी को नजर नहीं आया करती। हातिम ने अमारा से कहा, अमारा ये मेरा कातिल है, इसे वही सजा दो जो एक कातिल को दी जाती है। अमारा ने कहा, ठीक है हातिम। यहूदी जासूस खाली पिस्तौल फेंककर बाग के दरवाजे की तरफ अंधेरे में भागा। अमारा भी उसके साथ साथ थी। यहूदी बाग के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसकी टैक्सी अभी तक सड़क के किनारे खड़ी थी। वह सड़क की तरफ बढ़ा ही था कि अमारा ने उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से दोनों हाथ मारे। अमारा की ताकत का यहूदी मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके 2 हथड़ में इतनी ताकत थी कि यहूदी जासूस मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वो फिर ना उठ सका क्योंकि उसकी गर्दन टूट चुकी थी। टैक्सी ड्राइवर ने जब उसे सड़क पर गिरते देखा तो दौड़कर उसके पास आया, झुककर उसके दिल पर हाथ रखा। जब टैक्सी ड्राइवर को पता चला कि वो मर गया है तो वो टैक्सी लेकर वहां से फरार हो गया। अमारा ने वापस आकर हातिम को बताया कि यहूदी जासूस को ठिकाने लगा दिया गया है और टैक्सी वाला भाग गया है। हातिम बोला, इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। चलो अब गाजा होटल की तरफ चलती हैं, वो यहाँ से दूर नहीं है। हातिम और अमारा खजूर के बाग से निकलकर गाजा होटल की तरफ चल पड़े, जो वहाँ से कुछ फासले पर पहाड़ी के पीछे था और जिसके कमरों में रोशनियां हो रही थीं। दोनों गाजा होटल के लॉन में एक तरफ खड़े हो गए। हातिम बोला, हम यहाँ सयाह की हैसियत से नहीं बल्कि इसराइल के रहने वाले मियाँ बीवी की हैसियत से एक कमरा किराए पर लेंगे। उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। वो होटल की लॉबी में आ गए। रात काफ़ी गुजर चुकी थी, मगर होटल में चारों तरफ रोशनियाँ ही रोशनियाँ थीं। ये यरूशलेम का 3 स्टार होटल था। हातिम ने अमारा को अपनी बीवी नादिया जाहिर किया और अपना नाम जोसेफ बताया। वो इब्रानी ज़ुबान बोल रहा था। उसने कहा, हमें एक कमरा चाहिए। काउंटर बॉय ने जब उन्हें इब्रानी बोलते देखा तो फौरन कमरा किराए पर दे दिया। नौकर चाबी लेकर हातिम के साथ गया और दोनों को कमरा खोल कर दे दिया। हातिम ने $100 2 दिन का किराया वहीं अदा कर दिया। कमरे में आकर उन्होंने मुंह हाथ धोया। अमारा पलंग पर बैठ गई। हातिम उसके पास ही सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, ये पहला मौका है कि हमें कोई असलहा नहीं दिया गया, कोई जहरीला पिस्तौल भी नहीं दिया गया। अमारा ने कहा, शायद इसकी ज़रूरत नहीं समझी गई और यह भी हो सकता है कि हमारे सफारत खाने के पास इसका इंतज़ाम ना हो। बहरहाल जब तक मेरी अंगूठी मेरे पास है हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये तो है, हातिम ने कहा, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास एक खामोश पिस्तौल होता तो ज़्यादा बेहतर होता। अमारा ने कहा, ऐसा पिस्तौल हमें इस शहर के किसी स्टोर से मिल सकता है, हम खरीद लेंगे। यरूशलेम काफ़ी बड़ा शहर है। हातिम कहने लगा, मैं सुबह पिस्तौल तलाश करूंगा, इस वक्त हमें आराम करना चाहिए। और अमारा पलंग पर और हातिम ताई नीचे सोफे पर लेट गया। रात गुजर गई, दिन निकला। दोनों ने कमरे में ही नाश्ता किया। हातिम ने कपड़े बदले और अमारा से कहा, तुम कमरे में ही रहना, अंदर से चिटकनी लगा लेना, मैं खामोश पिस्तौल खरीदने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। हातिम चला गया। अमारा अंदर से दरवाज़ा बंद करके पलंग पर इत्मीनान से लेट गई। हातिम यरूशलेम के सबसे बड़े स्टोर में आ गया। यहाँ हर किस्म का असलहा फरोख्त होता था। हातिम को अपनी मर्जी का एक पिस्तौल मिल गया जिसके आगे साइलेंसर लगा था और फायर करने से धमाके की आवाज़ नहीं आती थी। हातिम ने गोलियों का एक बड़ा पैकेट भी खरीद लिया और वापस होटल की तरफ रवाना हुआ। अमारा होटल वाले कमरे में ही थी। हातिम ने अमारा को पिस्तौल दिखाकर कहा, पिस्तौल तो मिल गया है।
अमारा ने पिस्तौल को उलट पलट कर देखा और कहा, चलो ये तुम्हारे काम आएगा। दोनों बैठकर अपने मिशन के बारे में बातें करने लगे। हातिम ने कहा, एक बात तय है कि हम इस होटल में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हमें अपने मिशन का आगाज़ यहाँ से निकलकर किसी गुमनाम जगह से करना होगा। अमारा बोली, तुमने क्या सोचा है? मेरा मतलब है हम जेल के अंदर कैसे दाखिल होंगे और फ़लस्तीनी मुजाहिद हमज़ा तक कैसे पहुँचेंगे? हातिम ने कहा, सबसे पहले तो हमें जेल खाने के अंदर जाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि जेल के अंदर जाए बगैर हम हमज़ा को वहाँ से नहीं निकाल सकते। अमारा कहने लगी, जैसा कि हमें अताशी ने बताया है, जेल के अंदर मैं गैबी हालत में भी दाखिल नहीं हो सकती। फिर तुम किस तरह अंदर जाओगे? हातिम ने कहा, जिस तरह जेल के दूसरे लोग अंदर जाते हैं मैं भी उसी तरह अंदर जाने की कोशिश करूँगा। आखिर वो भी तो अंदर जाते ही हैं। अमारा बोली, इसके लिए हमें जेल के बारे में पूरी मालूमात हासिल करनी होगी कि वहाँ दिन में कौन कौन अंदर जाता है। मेरा मतलब है जेल में कोई ना कोई गाड़ी या लॉन्ड्री की गाड़ी ज़रूरी चीज़ें ले जाने और अंदर से सामान बाहर लाने के लिए दाखिल होती होगी। हम किसी ऐसी गाड़ी में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। हातिम गौर करने लगा, फिर बोला, अमारा, जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें यहाँ के किसी अरब मुसलमान की मदद लेनी ही पड़ेगी। अमारा कहने लगी, इसकी भी कोशिश करके देख लेंगे। दोपहर तक वो होटल के कमरे में बैठे प्लान बनाते रहे कि अपने मिशन को कहाँ से और किस तरह से शुरू करें। दोपहर के बाद हातिम और अमारा होटल से निकले और दरिया की तरफ चल पड़े। गर्मी थी, फिजा में हब्स भी था। दरिया का किनारा खाली पड़ा था। अमारा कहने लगी, क्यों ना मैं दरिया में थोड़ी देर स्विमिंग कर लूँ? हातिम बोला, ठीक है, तुम उस तरफ झाड़ियों के पीछे जाकर स्विमिंग करो, मैं यहाँ आराम करता हूँ। हातिम एक मिट्टी के ढेर के पीछे बैठ गया और अमारा झाड़ियों के पीछे जाकर दरिया में उतर गई। दरिया के ठंडे पानी में उसे बड़ा सुकून मिला। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारकर तैरने लगी। 10-15 मिनट तक वो बड़े शौक से तैरती रही। जब वो दरिया से बाहर निकली तो उसका ये देखकर रंग उड़ गया कि उसकी उंगली में अंगूठी नहीं थी। ज़ोर शोर से हाथ चलाते हुए उसकी अंगूठी दरिया में जा गिरी। उसने कपड़े पहने और हातिम ताई को आकर यह दर्दनाक खबर सुनाई कि मेरी अंगूठी तैरते हुए दरिया में गिर गई है। यह बहुत बड़ा नुकसान था। अंगूठी की इस वक्त उन्हें सख्त ज़रूरत थी। हातिम सर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा, अब क्या हो सकता है? इतने बड़े दरिया में अंगूठी कहाँ तलाश कर सकती हैं? सिवाय सब्र करने के और कोई चारा नहीं। इसके बावजूद अमारा दरिया में उतर गई। उसने गोते लगाकर अंगूठी को बहुत तलाश किया, मगर दरिया में गिरी हुई अंगूठी भला कहाँ मिल सकती थी। मायूस होकर दोनों होटल वापस आ गए। हातिम ने कहा, अब अंगूठी को भूल जाओ। हमें अपनी इस कमज़ोरी को सामने रखते हुए अब कोई दूसरी हिकमत अमली तैयार करनी होगी। शाम के वक्त हातिम ताई होटल के कमरे में ही था। अमारा बाजार से अपने लिए कोई चीज़ खरीदने स्टोर में आ गई। उसे मालूम नहीं था कि जिस दिन से वो होटल में आकर ठहरे हैं उनकी निगरानी हो रही थी। ब्राज़ील ही से इसराइल की खुफिया पुलिस को ये इत्तला मिल गई थी कि एक औरत और मर्द, जो असल में पाकिस्तानी हैं, इसराइल में जासूसी करने दाखिल होने वाले हैं। यहूदी जासूस यरूशलेम में दाखिल होने वाले हर जोड़े की निगरानी करने लगी थी। इस तरह से हातिम और अमारा की निगरानी भी हो रही थी। चूँकि खुफिया पुलिस के एक तजुर्बाकार यहूदी जासूस की लाश गाज़ा होटल के करीब खजूर के बाग के बाहर से मिली थी, इसलिए गाज़ा होटल में उस रात आए हुए जोड़े यानी हातिम और अमारा की निगरानी ज़्यादा कड़ी कर दी गई। जिस वक्त अमारा होटल से बाहर निकली तो एक जासूस तो होटल के बाहर ही रहा और एक अमारा के पीछे लग गया। स्टोर में काफ़ी रौनक थी। अमारा ने अपनी पसंद के 2-4 रुमाल खरीदे और जब वापस जाने लगी तो यहूदी जासूस उसके सामने आ गया। यहूदी जासूस को अमारा पर बहुत ज़्यादा शक था कि यह ज़रूर पाकिस्तानी जासूसा है और इसराइल में किसी ख़ास मिशन पर आई है। उसने अमारा से उसका नाम पूछा। अमारा ने अपना नाम नादिया बताया। यहूदी जासूस ने कहा, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। अमारा की अंगूठी उसके पास नहीं थी। वो इस वक्त एक आम औरत थी जिसके पास कोई ताकत ना हो। उसने कहा, आप मुझे क्यों थाने ले जाएंगे? क्या आपके पास कोई वारंट है मेरे लिए? यहूदी जासूस की जेब में उसके लिए गिरफ्तारी का वारंट हर वक्त मौजूद रहता था। उसने वारंट निकालकर अमारा को दिखाया और कहा, यह वारंट है आपकी गिरफ्तारी का, अब चले मेरे साथ पुलिस स्टेशन। अमारा ने सोचा कि उसे क्या करना चाहिए। वो मजबूर थी। उसे मालूम था कि इसराइल की पुलिस और ख़ास तौर पर खुफिया पुलिस बेहद वैशी है और वो किसी का लिहाज नहीं करती। उसने सोचा कि चलो थाना चले चलते हैं, उसके खिलाफ कोई बात साबित तो नहीं हो सकेगी, वो वापस आ जाएगी। अमारा यहूदी जासूस के साथ सड़क पर आ गई। सड़क पर आकर उसे पता चला कि वहाँ इसराइली पुलिस की गाड़ी उसको साथ ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। गाड़ी में 4 सिपाही भी बैठे थे। अमारा उनके साथ गाड़ी में बैठ गई।
पुलिस स्टेशन आकर यहूदी जासूस अमारा को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर उसके हाथ पांव बांधे जाने लगे तो अमारा ने शोर मचा दिया कि मुझे किस जुर्म में बांधा जा रहा है, मुझे मेरा जुर्म बताया जाए। इंस्पेक्टर पुलिस ने अमारा को बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसकी गर्दन पर पांव रखकर गरजा, बकवास बंद करो, हम जानते हैं तुम पाकिस्तान से आई हो, तुम पाकिस्तान की जासूसा हो। अमारा को इस वक्त अपनी अंगूठी याद आने लगी। अगर अंगूठी उसके पास होती तो वो इस दरिंदे इसराइली इंस्पेक्टर को ऐसा मज़ा चखाती कि सारी उम्र याद रखता। उन्होंने अमारा को स्ट्रेचर पर बांध दिया और उसके बालों को खींचा जाने लगा। अमारा को सख्त तकलीफ हो रही थी मगर वो दांत भींचकर तकलीफ को बर्दाश्त कर रही थी। यहूदी इंस्पेक्टर बार बार पूछ रहा था कि खजूर बाग के पास यहूदी जासूस को तुम में से किसने कत्ल किया है। अब अमारा की समझ में बात आ गई कि पुलिस को यहूदी जासूस की लाश मिल गई है और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जासूसी और साजिशों में तो दुश्मन कत्ल होते ही रहते हैं। अमारा ने कहा, मैं किसी यहूदी जासूस को नहीं जानती, मुझे किसी के कत्ल का कोई इल्म नहीं है। इधर अमारा को थाने के अंदर एक कमरे में बंद करके अजियत दी जा रही थी और दूसरी तरफ हातिम अमारा का इंतज़ार कर रहा था कि वो कहाँ चली गई। उसका ख्याल था कि अमारा यहीं करीब ही होगी और अभी आ जाएगी। लेकिन जब रात के 11 बज गए और अमारा वापस ना लौटी तो हातिम को सख्त परेशानी लाहिक हुई। उसे शुबा हुआ कि अमारा कहीं ज़रूर पकड़ी गई है। वो उसकी तलाश में होटल से बाहर निकलकर स्टोर की तरफ चला, जो अभी खुला था और रात के 1 बजे तक खुला रहता। जो ही वो स्टोर की तरफ चला वो यहूदी जासूस भी उसके पीछे चल पड़ा। स्टोर में चंद एक गाहक ही थे, उसे अमारा कहीं दिखाई न दी। हातिम मायूस होकर वापस आ गया। उसे एहसास था कि अमारा के पास तिलिस्मी अंगूठी नहीं है, उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है और वो अगर गिरफ्तार कर ली गई है तो फिर यहूदी पुलिस के कब्जे से उसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। हातिम ने कमरे में आते ही अपने कान को हाथ लगाया, उसकी ताकत भी वापस नहीं आई थी। हातिम सोच में पड़ गया कि अगर अमारा को गिरफ्तार किया गया है तो वो भी महफूज नहीं है, उसे भी वहां से निकल जाना चाहिए। इस ख्याल के आते ही हातिम ताई ने खामोश पिस्तौल जेब में रखा, सफरी थैला कांधे पर डाला और दरवाज़ा खोलकर चुपके से बाहर निकलकर होटल की सीढ़ियां उतरने लगा। रात का 1 बज रहा था। हातिम ताई ने कमरे से निकलकर एक खाली टैक्सी ली और यरूशलेम शहर की तरफ चलने को कहा। उसका ख्याल था कि यरूशलेम शहर काफ़ी गुंजान है और वहाँ मुसलमानों के होटल भी हैं। वो किसी मुसलमान होटल में जाकर कमरा ले लेगा और अमारा का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। जो ही वो टैक्सी में सवार हुआ, दूसरी टैक्सी में यहूदी जासूस उसके पीछे लग गया। यरूशलेम का मुसलमान अरब इलाका खामोश पड़ा था। दुकानें और मार्केटें बंद थीं मगर होटल खुले थे। एक होटल का नाम अरब होटल था। हातिम ने वहाँ टैक्सी रुकवाई और अंदर दाखिल हो गया। यहूदी जासूस जो उसके पीछे लगा था उसने देखा कि हातिम अरब होटल में गया है। वो जिस टैक्सी में सवार था असल में वो पॉलिसी की टैक्सी थी। उसने टैक्सी को अंधेरे में एक तरफ खड़े रखा, उसमें खामोशी से बैठा रहा। हातिम कमरा लेकर ऊपर वाली मंजिल में आकर पलंग पर लेट गया। जब यहूदी जासूस को यकीन हो गया कि जिस औरत को उन्होंने जासूसा के शुबे में पकड़ा है उसका खामंद जोसेफ भी पाकिस्तानी जासूस ही है, वरना वो यरूशलेम के इस होटल में आने की बजाय सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता। यहूदी जासूस चुपके से टैक्सी से निकला और अरब होटल के पास आकर उसने अंदर झांक कर देखा। हातिम वहाँ नहीं था। वो समझ गया कि हातिम उस होटल में ही ठहर गया है। वापस आकर उसने पुलिस की गाड़ी को दूर पीछे भिजवा दिया और खुद एक ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहाँ से वो अरब होटल के दरवाजे को साफ देख सकता था। हातिम अरब होटल के कमरे में पलंग पर लेटा अमारा के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ ऐन उसी वक्त यहूदी इंस्पेक्टर अमारा से पूछगिछ कर रहा था। अमारा बड़ी बहादुरी से अजियत बर्दाश्त कर रही थी मगर उसने जुबान नहीं खोली। वो यही कह रही थी कि वो नादिया है और हैफा के करीब एक गांव में अपने खावंद के साथ रहती है और वो अपने खावंद के साथ यरूशलेम की सैरो सियाहत करने आए थे। यहूदी पुलिस अफसर ने कहा, आज इतना ही बहुत है, कल तुम्हें एक ऐसा टॉर्चर करूंगा कि अपने आप बोल पड़ोगी। यहूदी इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ कमरे से निकल गया। उनके जाने के बाद अमारा ने अपने आप को संभाला, अपने बालों को ठीक किया और सोचने लगी कि वो यहाँ से कैसे फरार हो सकती है। थाने की एक कोठरी दूसरी मंजिल पर थी। दरवाज़ा बाहर से बंद था। इसकी एक ही खिड़की थी जिस पर ताला पड़ा था। अमारा परेशान होकर कमरे में टहलने लगी। अभी उसको ज़्यादा अजियत नहीं दी गई थी, सिर्फ उसके सर के बाल ही नोचे गए थे, जिसकी वजह से अमारा का सर दुख रहा था। वो नाउमीद सी होकर स्ट्रेचर पर बैठ गई। रात के 2 बज रहे थे। बाहर खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। अमारा को बाहर बरामदे में किसी के कदमों की चाप सुनाई दी।
फिर दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ा नौकर हाथ में पानी की बाल्टी लिए अंदर आ गया। उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा बंद कर दिया, बाल्टी कोने में रखी और तेज़ कदमों से अमारा के पास आकर बोला, बेटी मुझे यकीन है कि तुम पाकिस्तानी मुसलमान लड़की हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने आया हूँ। मैं तुम्हारी सिर्फ यही मदद कर सकता हूँ। मैं खिड़की का ताला खोल देता हूँ। फिर उसने अपनी कमर के गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोलकर हाथ में ले ली। जेब से चाबी निकालकर आहिस्ता से खिड़की का ताला खोल दिया। फिर खिड़की में रस्सी बांधकर नीचे लटका दी और अमारा से कहा, मैं भी अरब मुसलमान हूँ, मगर यहाँ नाम बदल कर नौकरी कर रहा हूँ। मैं इसीलिए यहाँ नौकरी कर रहा हूँ कि अगर यहाँ किसी मुसलमान अरब या दूसरे मुसलमान को पुलिस पकड़ कर लाए तो उसकी मदद कर सकूं। मुझे यकीन है कि अब तुम्हें मुझ पर शक नहीं होगा। अमारा ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया बाबा। बूढ़ा बोला, मेरा नाम बरका है। मैं लुबनान का मुसलमान अरब हूँ। तुम नीचे थाने के पीछे वाले बागीचे में उतरोगी। मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँगा। फिर मैं तुम्हें यहाँ से एक महफूज जगह पहुँचा दूंगा। अमारा जल्दी से खिड़की के बाहर उतर गई। बरका भी कोठरी को बंद करके चला गया। वह दूसरी सीढ़ियों में से थाने के अकबी बागीचे में आ गया। यहाँ अंधेरा था। उसने देखा कि खिड़की के नीचे झाड़ियों के पास अमारा बैठी हुई थी। वो अमारा के पास गया तो अमारा ने कहा, मैं वापस अपने होटल जाना चाहती हूँ। बरका कहने लगा, बेटी उस होटल में तुम्हारा साथी अब नहीं है। पुलिस ने वहाँ छापा मारा था, वो नहीं मिला। लगता है वो भी किसी तरफ तुम्हारी तलाश में निकल गया है। खुदा करे कि वो यहूदियों के हाथ ना लगे। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक ख़ास जगह लिए चलता हूँ। जल्दी करो। थाने में इस वक्त सिर्फ एक ही गार्ड है जो दूसरी तरफ गेट पर खड़ा पहरा दे रहा है। अमारा को बरका ने अपने साथ लिया और थाने की पिछली दीवार फलांग कर एक रेतले मैदान में ले आया, जहां रात के अंधेरे में खजूरों के झुंड सितारों भरे आसमान के पस मंजर में नजर आ रहे थे। यहाँ अंजीर के बाग थे। बरका तेज कदमों से उन बागों के दरमियान कच्चे रास्ते से गुजरने लगा। अमारा भी तेज तेज कदमों से उसके साथ साथ चल रही थी। बाग खत्म हुए तो एक मिट्टी की पहाड़ी आ गई। उसके पीछे एक छोटा सा कच्चा रास्ता ऊपर यरूशलेम के जनूबी इलाके की तरफ जाता था। यरूशलेम का ये इलाका मुसलमान अरबों का इलाका था।